नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अप्रोच यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज से हम लोग राजस्थान के करंट अफेयर्स पे चर्चा शुरू करेंगे और हम राजस्थान के करंट अफेयर्स को टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम करेक्ट करना है। तो उस हिसाब से हम टू द पॉइंट इस करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और इसके लिए हम आज से इसकी शुरुआत सूजस पत्रिका से करने जा रहे हैं। सूजस का जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह का जो अंक था, जो भी 6-7 जनवरी के आसपास प्रकाशित हुआ है, उसको लेकर हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो सूजस पत्रिका जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की जाती है और इसमें लगभग टोटल 60 पेज की ये पत्रिका थी। और इस पत्रिका का मैंने अच्छे से अध्ययन करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनको मैंने सबको कवर करने की कोशिश करी है और वो मैंने 8-10 स्लाइड बना के अभी आपको मैं पीपीटी से आगे बताने वाला हूँ। और लगभग हम 15 के मिनट के आसपास इस सूजस पत्रिका को ख़त्म कर लेंगे और इससे ज़्यादा सूजस पत्रिका को आपको पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले इस राजस्थान सूजस पत्रिका के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है, अभी जो नई सरकार बनी है उस नई सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो 15 दिसंबर को इसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। और शपथ ग्रहण समारोह में इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आपको बिल्कुल नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने शपथ ली। और उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक तो प्रेमचंद जी बैरवा हैं जो दूदू से हैं, दूदू विधानसभा से, और दूसरे दिव्या कुमारी हैं जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं, सॉरी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं। दिव्या कुमारी विद्याधर नगर से हैं और ये जो भजनलाल शर्मा है वो अपनी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसके आगे इस पे हम आगे देखते हैं कि ये जो चुनाव हुआ था वो चुनाव 16वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव था वो 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुआ था। और ये चुनाव 200 में से 199 विधानसभा सीटों पे हुआ था। एक सीट पे जो गंगानगर की कर्णपुर की सीट है उस पे चुनाव स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनके आकस्मिक निधन हो जाने की वजह से इस चुनाव को, एक सीट पे चुनाव को स्थगित कर दिया था। बाकी पूरे इस राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण रहा और कहीं पर भी पुनः मतगणना नहीं हुई। 3 दिसंबर को इस चुनाव के परिणाम आए और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी की, जिसको 115 सीटें मिली। और जो 3 दिसंबर को जो चुनाव का परिणाम आया उसमें कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी, लेकिन कर्णपुर वाली अभी जो 7 दिसंबर को चुनाव हुआ था उसमें वो एक सीट कांग्रेस जीत गई। इसकी वजह से अभी हाल ही में कांग्रेस के पास में 70 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में 115 सीटें हैं और बाकी जो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसके पास 1 सीट है, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं और राष्ट्रीय लोकदल के पास भी 2 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पास में। और ये 8 सीटों पर निर्दलीय विजय हुए हैं। इस तरीके से आपको निर्दलीय ये चीज़ों को इतना ध्यान नहीं रखना है, ये इसमें सूजस पत्रिका में लिखा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। बाकी सिर्फ आपको इसमें इतना ही रखना है कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं और दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं। बाकी इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। और एक इसमें आगे सूजस पत्रिका में लिखा हुआ है कि सबसे जो ज़्यादा मतदान प्रतिशत हुआ था वो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। जो कुशलगढ़ है वहाँ पे हुआ था 88.13% हुआ था। तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है कि ये 88% मतदान यहाँ पे हुआ था। और सबसे कम की हम मतदान परसेंट की बात करें, जो आहोर विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ था। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये 2 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बाकी इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। और इनमें दोनों में एक तो ये एक कोई ऐप है जिसको हम सी विजिल ऐप के नाम से जाना जाता है और ये इस विधानसभा के चुनाव में काम आया था, जो सूचना तकनीकी का भरपूर उपयोग करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में कई नवाचार किए गए, जिनमें सी विजिल ऐप एक प्रमुख ऐप था जिस पर चुनाव आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत पर मिलने पर
मिलने पर उसको 100 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होती थी। तो ये बहुत अच्छा ऐप था जिसने इसके द्वारा इस पे विधानसभा चुनाव में काम भी किया गया। और एक इसमें विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वरिष्ठ जो नागरिक थे और जो दिव्यांग हैं मतदाता, और उनमें ये 80 वर्ष जो से जो ऊपर थे ना उसमें इसमें, और जो 40% दिव्यांगता वाले जो हैं, ये जो रूल बना रखा है उसके आधार पर, और उनको घर से मतलब मतदान की सुविधाएं दी गई थी। तो ये आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, और बाकी इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सूजश पत्रिका में लिखी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसको मोटा मोटी ध्यान रखेंगे। बाकी हम विधानसभा में कितनी कौन कौन प्रत्याशी रहे, क्या कह रहा, उसमें सब अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। कौन सी सीटों पे कहाँ कितना मतदान हुआ वो एक अलग से हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम पूरा चर्चा करेंगे। सूजश पत्रिका में जितना लिखा हुआ है आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग कि 16वीं विधानसभा के कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं। उसमें सबसे पहला जो तथ्य दे रखा है वो ये दे रखा है कि सबसे युवा विधायक इस बार विधानसभा में कौन चुन के हैं। सबसे युवा विधायक जो चुन के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। शिव विधानसभा क्षेत्र है जो बाड़मेर ज़िले की है, वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत के आए हैं। वो सबसे कम उम्र के विधायक हैं और इनकी उम्र 25 साल बताई गई है। आपको ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रख लेना। दूसरा ये है कि सबसे कम आयु की महिला विधायिका कौन है। तो सबसे कम आयु की महिला विधायिका की हम बात करते हैं तो नौक्षम चौधरी है, जो भरतपुर की कामा सीट से भारतीय जनता पार्टी से की टिकट पे चुनाव लड़ा था और विजयी हुई है। ये सबसे कम उम्र की महिला ही हैं। और इसके अलावा आपको इस पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मतों से इस बार कौन विजय हुआ है। तो सर्वाधिक मतों से जो विजय हुए हैं वो विद्याधर नगर जयपुर की जो सीट है वहाँ से हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, श्रीमती दिव्या कुमारी सर्वाधिक मतों से विजयी हुई हैं। और जो हमारे राजस्थान की अभी डिप्टी सीएम भी हैं, तो ये कितने वोटों से विजयी हुई हैं ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस सर्वाधिक वोटों से विजयी हुई इतना ध्यान रखना है। और सबसे कम वोटों से कौन हुए, तो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से जो हंसराज पटेल हैं वो सबसे कम वोटों से विजय हुए हंसराज पटेल। तो इनका नाम याद रखना है कि सबसे कम कोटपुतली वाले जो हंसराज पटेल हैं वो हैं, ये कौन सी पार्टी से हैं, क्या इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ध्यान, इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और बाकी ये एक अच्छा फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 72 विधायक है जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। मतलब कि जो विधानसभा में पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसे कितने विधायक हैं, उनकी संख्या कितनी है, 72 हैं। हाँ ये आपको ध्यान रखना। हाँ अब एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल इस पर हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद में इस पर हर बार एक आधी भर्ती परीक्षाओं में ज़रूर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये है कि इस बार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार राजस्थान में की विधानसभा में 20 महिला सदस्य चुनकर आई हैं, और 20 जो आई हैं उनमें 9 तो कांग्रेस की हैं और 9 उसमें बीजेपी की हैं और 2 निर्दलीय चुन के आई हैं। और जो निर्दलीय चुन के आई हैं उनका भी आपको नाम ध्यान रख लेना है। एक तो रितु बानावत है, वो जीत के आए हैं चुनाव। और एक जो दूसरा जो नाम है वो प्रियंका चौधरी का नाम है, जो बाड़मेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीत के आई है। तो बाड़मेर से प्रियंका चौधरी और दूसरी रितु बनावत, ये वाला फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक ये वाला भी सूजस में दे रखा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य कितने हैं। तो 40 वर्ष से कम आयु के टोटल 28 इस विधानसभा में सदस्य निर्वाचित हुए हैं। तो ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा था, और ये वाला दे रखा है। तो इसमें आपको हम इस पे आगे अलग से डिस्कस करेंगे। आपको इतना ही ध्यान रखना भी है कि 22 जनवरी को ये जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और 22 जनवरी को अभी हाल ही में हुई थी। और इसमें अपने राजस्थान से जो है वो जो उसका जो भरतपुर के इलाके में जो बंसी पहाड़ क्षेत्र है वहाँ से इसमें पत्थर लिए गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसकी डिटेल है वो हम आगे जब राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उस राजस्थान के करंट अफेयर्स में इसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो इस क्योंकि इससे जो मंदिर से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो इसको हम करेंगे। हाँ और इसके साथ में ही हमें ध्यान रखना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जब शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली पहुँचे, तो दिल्ली पहुँचने के बाद में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, वो जो अगले दिन अखबारों की सुर्खियाँ थी।
और उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की थी और उस योजना का नाम था पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना जो है उनमें प्रधानमंत्री जी ने लिखा था कि अयोध्या से लौटते ही एक फैसला किया है कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेंगे, जिससे लोगों का क्या होगा कि बिजली का बिल कुछ कम किया जा सकेगा। तो इसकी लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। और इसके साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इतिहास के विद्यार्थियों को तो बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए और बाकी को भी करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो बना है, इस मंदिर की जो स्थापत्य शैली है वो कौन सी शैली है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में। तो मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। तो ये वाली बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि राजस्थान की जब आप कला संस्कृति मंदिर और स्थापत्य पढ़ते हो आप लोग, तो वहाँ भी आपने बहुत अलग अलग शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ है, वो लोग आप पढ़ते हो। तो ये उसी फैक्ट के आधार पर ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राष्ट्रीय स्मारक जो पैनोरमा में है, जो वो अभी बनाया गया है। और इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये जयपुर ज़िले का धनक्या गांव है। जयपुर ज़िले का धनक्या गांव है जहाँ पे ये जो राष्ट्रीय स्मारक है ये बनाया गया है। आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। और एक फैक्ट और था जो अभी आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन वो मैंने जगह होने के कारण मैंने यहीं पर ऐड कर दिया था। वो ये था कि 22 जनवरी को दो कार्य हुए थे। एक तो मंदिर का हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम भी आप याद रख लेना कि जगन मोहन रेड्डी। बाकी राजस्थान के करंट अफेयर्स में इनका नाम कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के तौर पे हमको हमारे भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कौन हैं तो उनका तो हमें थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए। तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि जगन मोहन रेड्डी हैं, वो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। और उन्होंने विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है, उसमें आपको एक तो याद रखनी है कि कौन से राज्य में किया गया, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे किया गया? विजयवाड़ा में किया गया। उसके अलावा जो ये 125 फीट है ये आपको ध्यान नहीं रखना है कोई, क्योंकि ऐसे फैक्ट पूछते नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनको क्या नाम दिया गया है, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी की गई थी तो उनका भी नाम था। वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि उस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया था। तो इसी आधार पर ये स्टैच्यू ऑफ जस्टिस इस प्रतिमा को दिया गया है। आगे अभी कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया गया था और वो कुंभलगढ़ जो महोत्सव है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया है। हाँ, तो ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपने मतलब कि क्लास संस्कृति में खूब पढ़ रखी हैं चीज़ें। हाँ, और एक ये थोड़ा सा ये चीज़ें आप ये वाला बिल्कुल ध्यान रखना है। ये एक नया फैक्ट है जो मैंने भी पहली बार अभी मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे ही ये चीज़ें मैंने देखी थी वहाँ पे। और उसके बाद में अभी सुजस का अध्ययन किया तो वहाँ भी ये चीज़ें मिल गई थी मुझे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी जनवरी 1 में एक मंदिर का जो गिरिराज जी महाराज की मंदिर जो है उसकी जो परिक्रमा जो है वो 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है। और वो जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसमें से उस परिक्रमा का कुछ हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। और जो राजस्थान से होकर हिस्सा गुजरता है वो जो भरतपुर ज़िले में जो अभी नया ज़िला बना है डीग ज़िला, उससे होकर गुजरता है। और उसमें एक वहाँ पे जो ये डीग में जो जिस क्षेत्र से ये होकर गुजरता है ये वाला हिस्सा इस परिक्रमा का, वहाँ पे एक मंदिर है। उस मंदिर में अभी मुख्यमंत्री ने थोड़े दिन पहले आपको फ़ोटो में भी दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे मुख्यमंत्री गए थे तो उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना भी करी थी। तो उस मंदिर का जो नाम है ना वो नाम है पूंछरी का लोठा। पूंछरी का लोठा मंदिर के इसके नाम से जाना जाता है। तो वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने राजस्थान कला संस्कृति में पढ़े हैं कि मंदिर दुर्ग अपने स्थापत्य में चीज़ें बहुत हैं, लेकिन सुजस पत्रिका में ये चीज़ डाली है। और हाल ही में नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उन्होंने ये यहाँ पे परिक्रमा में ये गए हैं, यहाँ पे मंदिर में मत्था टेक के लोग आए हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया। और बाकी अभी एक एक दो लास्ट फैक्ट और बचे हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी एक सुजस में दिया गया है कि मारवाड़ का ताजमहल किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा
कि मारवाड़ का जो अ, ताजमहल है उसको जसवंत थड़ा को बोलते हैं। और ये जसवंत थड़ा है कहाँ पे? ये जो जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में है। और जोधपुर में ये कहाँ पे है? जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में इस मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे, आपने बहुत पढ़ा होगा। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है। और ये चिड़िया टूक पहाड़ी वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में ही ये जसवंत थड़ा स्थित है। जसवंत थड़ा स्थित है। और आपको इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और इसके आसपास में ये 5 भवन दे रखे हैं। तो सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। और इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये एक तो कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है कि इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था वो जसवंत सिंह सेकंड के समय प्रारंभ हुआ था। इसका निर्माण कार्य जसवंत सिंह सेकंड के समय प्रारंभ हुआ था। और इसका जो निर्माण पूर्ण हुआ था वो सरदार सिंह के समय पूर्ण हुआ था। तो ये आपको 2 फैक्ट हैं जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स में तो यहाँ पे सूजस पत्रिका में दे रखा है। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो है वो अपने राजस्थान के जब कला संस्कृति पढ़ते हैं तो हमने बहुत बार पढ़ा है। तो ये तो हमारे स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सूजस पत्रिका में दे रखा है कि धनोप गांव है। अब पहले तो ये है कि इसमें लिख रखा है कि धनोप गांव का दड़ा महोत्सव। अब धनोप गांव का दड़ा महोत्सव, तो ये धनोप गांव कहाँ है? तो ये जो अभी नया ज़िला बना है शाहपुरा, उसमें है, शाहपुरा है। तो आपको इसी फोटोग्राफ्स देख के समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का ये महोत्सव होता होगा। ये 1 दिन का महोत्सव है, ये 1 दिन का होता है। तो ये वाला इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसमें अभी एक लास्ट स्लाइड है जो इसमें दे रखी है सूजस पत्रिका में, वो ये है कि एक भारतीय सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है महिलाओं के लिए। उसका नाम है अ, लखपति दीदी। और लखपति दीदी जो योजना है उस आपको देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इस योजना के बारे में। देखो ये पहली बात तो है कि राजस्थान सरकार की योजना नहीं है, लेकिन हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं और ये सूजस पत्रिका में क्यों दी हुई है, तो इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो लखपति दीदी है उसमें ये भारत सरकार की योजना है। और इसमें क्या है कि इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि देश की 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा उनको लखपति बनाना है। कि देश की जो 2 करोड़ महिलाएं हैं उनको कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा लखपति बनाना है, सॉरी, हाँ, लखपति बनाना है। और ये जो क्या है कि स्वयं सेवक समूह की महिलाएं होती हैं ना, उनको इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो राजस्थान 2 करोड़ में से राजस्थान में 11.24, मतलब कि 11 करोड़ और 24 लाख महिलाओं को इसमें शामिल करना, ये लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के लिए कितना, याद रखना आप लोग, कभी हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 11 करोड़ 24 लाख राजस्थान का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में तक अभी इसमें 3 लाख इसमें जुड़ चुके हैं, इनको शामिल किया जा चुका है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में कितनी शामिल की जा चुकी हैं, क्योंकि ये डाटा समय के साथ बदलते रहते हैं। क्योंकि ये जो सूजस पत्रिका है वो उस टाइम में जब इसका प्रकाशन हुआ था तो उस टाइम में 3 लाख के आसपास थी, तो ये तो इसमें आगे भी बढ़ी होंगी। तो इसमें ये वाला डाटा याद नहीं रखना, ये रखना है कि राजस्थान का इसमें कितना है। तो राजस्थान के इसमें 11 सॉरी मैंने गलत बोल दिया इसमें कि राजस्थान के लिए 11,24,000 है। सॉरी, ये अब करेक्ट करना, थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया कि टोटल 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ में से राजस्थान का 11,24,000 को शामिल किया गया। और अभी अभी इसको हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसलिए चर्चा कर रहे थे। बाकी इसमें थोड़ा सा ये और ध्यान रखना कि भारत की जो अपनी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री राजस्थान के कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया अभी 23 दिसंबर को। तो ये हाल ही की घटना है। तो बहुत बार एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राजस्थान में कहाँ का दौरा किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जैसलमेर जो ज़िला है उस जैसलमेर के ये पूनम स्टेडियम है कोई, उस पूनम स्टेडियम में ये लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने यहाँ जो स्वयं सेवक के समूह की जो महिलाएं हैं उनको चेक भी वितरित किए थे।
और फिर एक बार मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ कि राजस्थान में इसका जो लक्ष्य है वो 11,24,000 रखा गया है। टोटल इसका देश का कितना है, 2 करोड़ इसमें पूरा लक्ष्य है। तो ये सूजस का हमने कवर कर लिया। अब देखो ये सूजस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सूजस जो मैंने अभी आज दिन भर में मैंने इसको कम से कम 3 से 4 घंटे इसकी स्टडी करी थी इसकी। तो सूजस पत्रिका जो है उसमें मैंने 3 से 4 घंटे स्टडी करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो मैंने आपको निकाल के दे दिया है। उसको मैंने पीपीटी में डाल दिया और पीपीटी में डाल के आपको दे दिया है। और इस पीपीटी को आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ये मेरा वीडियो जो मैंने डाला है यूट्यूब पे, इसको आप 2-3 बार सुन लेना जिससे आपको तैयार हो जाएगा। फिर मैं आगे क्या करूँगा कि इन ये जो पीपीटी मैंने जो बनाई है ना, इन पीपीटी के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के एक साथ फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपको ये हेल्प मिल सके। क्योंकि अब जैसे मैंने इतना इसमें 15-20 मिनट में इस लेक्चर को ख़त्म किया है, तो इतने टाइम इसमें लगता है, इससे ज़्यादा लगता नहीं। अब लोग इस सूजस को 3 महीने की सूजस को कवर कराने में घंटों का टाइम ले लेते हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे का, लेकिन इतना टाइम इसमें लगता नहीं है। तो ये करंट अफेयर्स से सूजस पत्रिका में जो दे रखा था वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। और बाकी हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें राजस्थान का जनवरी माह 2024 से स्टार्ट करेंगे और उसमें 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी करंट अफेयर्स हैं और वो मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट से पढ़ाऊँगा। क्योंकि अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट से पढ़ाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी मैं आपको जानकारियाँ दूँ वो मैं ऑथेंटिक दूंगा। और हो सकता है कि कभी जाने अनजाने में मेरे से कोई गलत जानकारी यदि निकल जाए मुँह से, तो मैं उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा और नीचे कमेंट भी उसमें मैं भी पिन कर दूँगा। बाकी क्योंकि मैं एडिटिंग यूज़ नहीं करता है वीडियो पे, जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी ये कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपके साथी लोग कर रहे हैं, उन सब लोगों तक आप ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।